बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। हम जो वीडियोस बना रहे थे उसके ऊपर जो मैंने पिछले हफ्ते से टॉपिक शुरू किया वो है सर्जरीज़ के ऊपर ना। हम ईएनटी के हर सर्जरीज़ के ऊपर बात करते हैं, आपको समझाऊंगा क्यों करानी चाहिए, कब सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो लास्ट जो बात हो रही थी वो एडिनोइडेक्टमी की, यानी एडिनॉइड्स जो नाक के पीछे झिल्ली होती है, तो उसके साथ ही कनेक्शन है, बहुत कॉमन है गला ख़राब होना और टॉन्सिल आ जाना। गला ख़राब अलग है और टॉन्सिल का फूल जाना अलग होता है। तो आज हम टॉन्सिलेक्टमी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों करानी चाहिए, कैसे होती है ये और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात बहुत कम है लेकिन क्या है, और नुकसानात कब होते हैं। और सर्जरी से जो आप लोग जो डरते हैं, जो आप लोगों के मिथ्स हैं कि आपके बहुत से रिलेटिव्स हैं, आसपास लोग कुछ कहते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं सर्जरी के बारे में कि नहीं करानी चाहिए, तो वो हम क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि आप लोग कन्विंस हों और अपना डिसीजन ले सकें। मानी मतलब आप 10-12 डॉक्टरों के पास जाएं और सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, चैट जीपीटी, ये सब खुलना शुरू हो जाता है। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है टॉन्सिलेक्टमी। अब पहले अगर टॉन्सिल को समझना है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं छोटा सा एक लेआउट दूंगा कि टॉन्सिल हमारे गले में एक चौकीदार की तरह है। जिस आपके घर में सफाइयों के लिए लोग होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होती हैं, जब तक वो साफ़ करें तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपके घर में चोरी करना शुरू कर देंगे, जब आपकी चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देंगे, तो आपका एक ही लॉ है कि उनको बाहर निकाल दो और रिप्लेस कर दो। अब यहाँ रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि इसकी जगह और बहुत से अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हुई हैं जो काम करती हैं अगर ये ख़राब हो जाए। बिकॉज उसको पता है कि इंसान ने किस तरफ चलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो उसने ऑल्टरनेटिव बहुत दे दिए जो कि हमें पता होने चाहिए। और गला जो जब टॉन्सिल ख़राब होता है तो आपकी अंदर से चोरी करना शुरू करता है। बताऊँगा क्या क्या खाता है और वो क्या क्या ख़त्म करता है, तो इसलिए इसको निकाल के फेंक देते हैं। हमारे मेडिकल साइंस में दो किस्म की बीमारियाँ हैं, एक मेडिकल, एक सर्जिकल, ठीक है ना, बीच में कुछ भी नहीं है। या दवाई से ठीक होगी या ऑपरेशन से ठीक होगी, और उनमें होता है फिर ये ठीक होनी है कि नहीं होनी, लेकिन ऑप्शन दो हैं। तो ये खुदा की तरफ से है, ये ऐसा नहीं है कि हमने बीमारी बनाई है, ये ऐसा ही होता है। उसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसके ऊपर जिस तरह गॉल स्टोन है या जिस तरह आपके किडनी स्टोन हैं, इस पर रिसर्च हुई है, दवाइयाँ देते गए, कोशिश की कि कुछ दवाई पिला के पेशाब के ज़रिए स्टोन निकाल दें, कुछ हम ऐसी चीज़ दे के हम उसको गला दें, लेकिन वो फिर बन जाता है, इवेंचुअली वो ऑपरेट होता है। इसी तरह अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स कितनी कोशिश करते हैं लोग, जो करते हैं कि नहीं हमने ऑपरेशन नहीं कराना, वो पेट में दर्द है तो दर्द की दवाई दे दी आपने, एंटी स्पाज्मोडिक दे दी, एंटीबायोटिक की ड्रिप्स लगा दी, ठीक है, वो 4 दिन ठीक हो जाता है, फिर वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट दी हुई है, यानी कि वो काट के फेंकना पड़ेगा वो जो हिस्सा ख़राब हो गया। इस तरह गले में टॉन्सिल है, समझे ये मुंह का अपेंडिक्स है। अगर आप इसको पालते हैं तो ये ख़राब करता है। अगर अब हम उस पर नहीं जा रहे टॉपिक के ऊपर, ये करता क्या है। अगर टॉन्सिल आपका ख़राब है, यानी आपके बच्चे का, सबसे पहले याद रखिएगा कि हम जहाँ से पढ़ते हैं, हम जहाँ प्रैक्टिस किया, हमने किताबों में देखा है और पुरानी हिस्ट्री हमने खोली है, हमारे सीनियर्स हैं जो बाहर की दुनिया, वो लोग कहते हैं कि जब मेरे पास एक बच्चा आया, उसका गला ख़राब था, तो मैं बहुत जूनियर था, तो टॉन्सिल ठीक थे, उसके दरमियाने साइज़ के बड़े हुए थे, तो मैंने सर से बोला, सर आई डोंट थिंक ही नीड सर्जरी। उसने कहा आपने हिस्ट्री नहीं ली, मैंने कहा सर मैंने हिस्ट्री ली है, इसको खराटे नहीं आ रहे, इसका हाइट सही जा रही है, हेल्थ सही जा रही है। कहता नहीं, ये इसके इफेक्ट्स 20-20, 25, 30 साल के बाद आते हैं। तो मैंने कहा सर हिस्ट्री में क्या लेना। उसने कहा सबसे पहले पूछो कि इसका स्कूल का रिकॉर्ड मंगवाओ कि उसने एक साल में कितनी बार इस गले की वजह से छुट्टी की है, कितनी बार छुट्टी की। तो वो कहते हैं कि अगर इफ़ यू हैव मिस्ड योर स्कूल लाइक इन 7 times in an year बिकॉज ऑफ थ्रोट, यू गेट rid of your tonsil। चाहे वो कितना मर्जी ख़राब है, कितना मर्जी ठीक है, ये उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 5 दफ़ा 1 साल, 7 दफ़ा 1 साल में, 5 दफ़ा 2 साल में, और 3 दफ़ा 3 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स अगर गला ख़राब हो रहा है तो आपको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया, वो नहीं ठीक होगा, वो इवेंचुअली ख़राब ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर बच्चों को स्नोरिंग शुरू हो जाती है, बच्चों के कान ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये आपका आयरन खाता है, आपको कमज़ोर करता है, लेग पेन शुरू हो जाएंगे, बच्चों को क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी को पड़ते हैं, किसी को नहीं। जिसकी डाइट अच्छी है उसको बहुत लेट फ़र्क पड़ेगा। फिर इसके अंदर एक और सिस्टम है कि इसमें अगर कोई ऐसा जरासीम आ जाता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ये और बहुत चीज़ें करता है अगर गला ख़राब नहीं करेगा। दैट इज़ दिल की तकलीफ़ यानी मायोकार्डाइटिस, दैट इज़ किडनी की डिजीज़ यानी किडनी पेशाब की तकलीफ़ है, और पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, एंड जॉइंट पेन, आर्थराइटिस। मैंने देखा मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, जिस तरह हम आज मेरा टॉपिक हेयर फॉल है, उसके बाद मैं बता दूंगा जो हमने जनरल टॉपिक चूज़ किया, लेकिन बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं हेयर फॉल के साथ, बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं बोन पेन के साथ, आर्थराइटिस
की दवाई खा रहे होते हैं विदाउट टेस्ट। तो मेरा सबसे पहले समझाता हूँ, पहले टॉन्सिल का एक टेस्ट कराएं जो आर्थराइटिस करता है, यानी एक स्ट्रेप्टोकोकल का एक टेस्ट है जिसको ASOT कहते हैं, ASOT, वो आप चेक कराएंगे, उसका रेंज ज़्यादा है तो ठीक कराएं उसको, क्योंकि वो भी दर्द करता है, वो मिक्स हो जाता है बिल्कुल। तो आप ये नहीं कि आप RA फैक्टर को ट्रीट कर रहे हैं और आपका ये भी रेज्ड है, वो कभी ठीक नहीं होगा। तो वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर सर्जरी जो क्यों करानी आपने वो है कि अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, बहुत एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं, देखिए ये एंटीबायोटिक जो आप दे रहे हैं ये है तो बहुत अच्छी चीज़, सारी बात है, इससे बहुत रिसर्च है, इसके बगैर फीवर को यही डाउन करती है, बट इसके इफेक्ट्स भी है ना। अगर लंबा खाएंगे ये हमारे बच्चों के यहाँ डायफिसिस कहलाता है, इस हड्डियों में आ जाते हैं और यहाँ दर्द करना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ को रोकते। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम बच्चों को दे भी नहीं सकते, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हिंडर करता है और ये नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू यूज येस वी गिव इट। तो अगर उसको बहुत लंबे अरसे वो एंटीबायोटिक पे चल रहा है, हर महीने गला ख़राब हो रहा है परहेज़ करने के बावजूद, तो उसको आप निकलवाएं, मत दवाइयाँ दें बच्चों को। एक और चीज़ बताऊं, इसके अंदर इस टॉन्सिल का दीन ईमान नहीं होता, कल ये मक्खन से ख़राब होगा, परसों ये सोया सॉस से ख़राब हो जाएगा, कभी ऐसे ख़राब हो जाएगा, मसाला खाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, ठंडी बोतल पिएंगे तो। जो इन्जॉयमेंट आपकी लाइफ की है वो करनी ज़रूरी है। सब खाते हैं, सब पीते हैं, एक हिसाब के साथ खाते हैं, लेकिन ये टॉन्सिल के बच्चे हैं ना, या जो आदमी है या जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, वो कुछ भी खाएंगे उनको यहाँ दर्द शुरू हो जाएगी आफ्टर 2-3 डेज। तो इसलिए इसको सॉरी इसको ठीक करना, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसकी सर्जरी के ऊपर। एक मिथ है कि भाई टॉन्सिल निकालेंगे तो गला फिर ख़राब हो जाएगा। यस, हमने ही बहुत सुना है, हमने इससे बहुत काम किया है। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग टॉन्सिल का प्रोसीजर आपके लिए समझना ज़रूरी नहीं है, टॉन्सिल करवाना क्यों है और उसके बाद क्या होना है ये समझना ज़रूरी है। गला क्यों ख़राब होता है? अब मैं अपने पेशेंट्स का जब टॉन्सिल देखता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि इस टॉन्सिल ने उसको कितना ख़राब किया, यानी फॉर इंस्टेंस आयरन कितना लो कर दिया, कैल्शियम कितना लो कर दिया उसने, उसकी हेमोग्रेड यानी आयरन डेफिशिएंसी कितनी की। मैंने ये सब नोट कर लिया, मुझे एक प्लान बना लिया मैंने कि मैंने इसको कैसे डील करना है। फिर मैं उसके टॉन्सिल निकालता हूँ। अब टॉन्सिल निकालना जो है ना वो है स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स नॉट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट। लोग समझते हो टॉन्सिल निकल गया बस बंदा सुपरमैन बन जाएगा, ना बीमार होगा ना गला ख़राब होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब वो ठीक होता है बच्चा या जिसका भी करता हूँ मैं, तो 20 से 25 दिन के बाद मैं उसको एवरी 3 मंथ्स आयरन और सप्लीमेंट्स देता हूँ ताकि उसकी बॉडी वापस अपनी इम्यूनिटी वापस गेन करे, जो कि उस गले के लिए फाइट करेगा। फिर मैं सलाइन गागल देता हूँ, यानी कि नमक वाले पानी के गरारे वो देते हैं ताकि उसकी सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक आपका ये नमक है। मेरा तरीक़ेकार, मैंने बाथरूम में नमकदानी रखी हुई है, मैं पेस्ट लेता हूँ, उसके ऊपर नमक छिड़ता हूँ, ब्रश करता हूँ, कुल्ली करता हूँ, मैं रोज़ ऐसे करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मैं 50 साल का हो गया हूँ, मुझे दांत की प्रॉब्लम, मुझे गले की प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना ही मेरे टॉन्सिल ख़राब है, ना ही मुझे गला होता है जिस तरह ख़राब होता है 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद, लेकिन वो भी अभी तक बहुत कम हुआ है क्योंकि मैं सॉल्ट से गला साफ़ करता हूँ। तो एक ये तरीक़ेकार है जो हम उसको मैं करवाता हूँ। फिर मैं उसको वाइटामिन का बूस्ट देता हूँ, और एक ENT वैक्सीन जो आती है हमारी, एक इम्पोर्टेड और लोकल दोनों आती हैं, मैं हर साल लगाता हूँ 5 ईयर्स के लिए, ताकि वो जो जितना भी नुकसान उसका हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ना मैंने देखा है वो 4 साल में सर्जरी नहीं कराते। बहुत कम अक्लमंद लोग हैं जिनको हमारी बात समझ आती है और वो कहते हैं हाँ भाई सर सही कह रहे हैं, ये है ही बच्चों का ऑपरेशन, लेकिन वो आते हैं 8-9-10 साल में, और कोई तो आता है 17 साल में, कोई आता है 20 साल में। तो वो जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी में, जो बोन्स में, जो आपकी ब्लड में, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसको पूरा करेंगे तो गला ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। तो इसलिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि 6 से 8 महीने 10 महीने चलेगी, और फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी कहीं से भी कराएं आप, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि अगर इसको ट्रीटमेंट चाहिए, इसको वैक्सीनेशन चाहिए, इसको गले को साफ़ रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। करते कैसे हैं, होती कैसे ये सर्जरी? ये वेरी सिंपल। आजकल तो बाइपोलर डायथर्मी आ गई, जिसको आप लोग अपनी ज़बान में लेज़र कहते हैं। वो क्लिप्स है हमारे पास, आई थिंक इट्स हार्डली 1 साइड 2 मिनट्स, तो 4 से 5 मिनट का ये ऑपरेशन है। कोई स्टिच नहीं आता, कोई चीज़ है। लेकिन जो ऑपरेशन करा के बैठे हुए ना, मैं उनको ज़रा समझा दूँ एक चीज़ कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी जब जो लोग सर्जरी कराते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा 14 दिन का बहुत टाइट पीरियड देता हूँ उसका विजिलेंस का, क्योंकि इसमें ब्लीड होता है। अब इसमें स्टिच आता नहीं है, बच्चे दर्द की वजह से खाते नहीं हैं, तो वहाँ पे स्लफ बनता है और फिर ये ब्लीड करता है। जब ब्लीड करता है तो उसका टांका बेहोश होकर लगता है। तो पहले 14 दिन ज़रा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की, हमारे कुछ दोस्त यार हैं
अभी जूनियर डॉक्टर्स भी हैं जो फील्ड में आए हैं, काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मैंने जो 2-3 मैंने भी अपने सीनियर से ही सीखा है, लोगों ने क्रिटिक्स किए हैं तो मैंने सीखा है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पेशेंट्स को ना कंप्लीट समझाया करें कि ये नहीं कि ऑपरेशन कर दिया, जाओ जो मर्जी खा लो, 2 दिन आइसक्रीम खा लेना, 2 दिन दाल खा लेना, ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उनको कंप्लीट समझाना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट डाइट यू शुड टेक एवरी डे। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं सर ने बोला आइसक्रीम खानी है, वो 14 दिन आइसक्रीम ही खाते रहते हैं, उसकी वजह से उनका इन्फेक्शन हो गया, HbA1c हाई हो गया और बड़ी मुसीबतें हो गई। दैट इज़ ओनली फॉर 2 days। बर्फ़ आइसक्रीम इज़ फॉर 2 days। देन यू हैव टू गिव हिम नॉर्मल डाइट, यानी रोटी, साइड से किनारे कटे हुए सैंडविचेस, पास्ता, नूडल्स, कस्टर्ड एंड राइस, तो वो गला चलेगा। और फिर च्युइंगम जितना गला चलेगा तो ये सारा स्लफ गिरेगा और आपकी चीज़ें ठीक होंगी। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसकी बहुत अच्छी है, करनी चाहिए, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी विजिलेंस है इसके ऊपर कि आपने इसको विजुलाइज करना है, आपने इसको देखना है, इसकी केयर करनी है कि वो बच्चे से या उससे ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। तो एक तो ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिर एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है। मैं कम से कम 14 days देता हूँ इस कंडीशन में, क्योंकि जख्म होता है। बहुत से हमारे लोग 7 दिन देते हैं, विच इज़ ऑल राइट, उनकी अपनी एक थ्योरी है, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि मैं इन्फेक्शन होने दूँ, बिकॉज 7 दिन बाद अगर ब्लीड करेगा तो इन्फेक्शन की वजह से करेगा, और वो मुझे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 7 days लेकिन टेपर करता हूँ। जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल है, 500 मिलीग्राम दी, फिर मैं 1 हफ्ते बाद मैं उसको 400 पे लेता हूँ, फिर 2 weeks चलाता हूँ, और इस तरह मैं लेके चलता हूँ ताकि वो टेपर ऑफ रहे, लेकिन उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रहे और वो कंट्रोल रहे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गार्गल्स। इसके अंदर एक दवाई आती है, उससे गार्गल्स एवरी 2 hours करने हैं, तो वो जगह सील हो जाएगी, वो जगह साफ रहेगी और ब्लीड नहीं करेगी। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आ गई हैं, जो बहुत अच्छी रिसर्च है उसकी, तो हम करवाते हैं। तो फ़ायदे मैंने हम अब जो टॉपिक पे आ रहे हैं वो है कराने का फ़ायदा। आपने देख लिया कि टॉन्सिल कराना क्यों है। दिन में, साल में 7 दफ़ा गला ख़राब हो रहा है, जोड़ों की दर्द शुरू हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, लेग पेन्स हो रही हैं, पेट ख़राब हो रहा है बच्चे का, कॉन्स्टिपेशन रह रही है बच्चे को क्योंकि वो खाता नहीं है, ड्राई स्किन हो रही है, ड्राई थ्रोट हो रहा है, खराटे लेना शुरू हो गया है, मुंह खोल के सो रहा है, दांत अगले ख़राब हो गए हैं, ये कंडीशन है। उसके बाद कमज़ोर रह गया, छोटा रह गया। फिर हम क्या करते हैं, हम इसका सारे वैल्यूएट करता हूँ, मैं सारी अपनी चीज़ें टेस्ट कराता हूँ, फिर इसको ऑपरेट करता हूँ। ऑपरेशन हमारे पास बाइपोलर है, करंट से निकालते हैं, बच्चा 6 घंटे में घट जाता है। फिर 14 days की इसकी हैवी ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर आइसक्रीम्स हैं, खाना है, एंटीबायोटिक है। 14 days के बाद फिर एवरी 3 months कोर्स है। हाँ, अब उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ टॉन्सिलेक्टमी निकालने का। ये वो ऐसा पुर्जा है जो आपके जिस्म को खा रहा है। इसको निकालने से जो अच्छी उम्र में निकाल देते हैं, बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की स्ट्रेंथ, बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों का आयरन लेवल, बच्चों का पेट, ये सब ठीक रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, जो कि ख़राब नहीं होता, और इसके अंदर उनकी ग्रोथ चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट कहते हैं जी बच्चे मोटे हो गए। वो क्यों? क्योंकि वो आइसक्रीम नहीं छोड़ते। अब जाहिर बात है, हर रोज़ आप खाएंगे, शुगर खाएंगे, तो इवेंचुअली 6 महीने बाद आप 10 किलो वजन नहीं बढ़ाएंगे ना। वो 2-4 दिन के लिए होते हैं, लेकिन वो खाते रहते हैं क्योंकि बच्चे को शौक है, और माएँ भी खिलाती है। और तेरा टॉन्सिल हुआ हुआ है तो आइसक्रीम खाई जा, बस देखी जाएगी। दैट ये नहीं है। मीठा बहुत कम देना है। शुगर, 3 पॉइजन याद रखिएगा दुनिया में, वाइट शुगर, वाइट शुगर, वाइट फ्लावर, वाइट सॉल्ट, ये आपको ख़त्म करेंगे। इसको जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपके लिए। तो मेरी आप लोगों को आज एंड में ये एडवाइस है कि प्लीज़ टॉन्सिलेक्टमी से डरे नहीं, इसको कराएं। अगर आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर से रुजू करें, नेट पे जाएं, सर्च करें किस डॉक्टर ने ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं, जिसको बहुत इल्म है, जो पढ़ रहा है इस चीज़ के बारे में, और उसको ये पता है मैंने किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी, किसकी टॉन्सिलेक्टमी निकालनी है। इसके क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मैच करेगा तो प्लीज़ डॉक्टर की सुने। इसकी दवाई पर इंसिस्ट मत करें। ठीक है, डरने की बात है, जैसे ऑपरेशन है, अल्लाह ताला ने, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बीमारी बनाई हुई है ना, उसको तो डील करना है हमें। एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो गया, हम पूरी एनेस्थीसिया की फिटनेस लेते हैं। हम कार्डिक किस कंडीशन में है, हार्ट किस कंडीशन, ये ब्लड किस कंडीशन में है, बेहोश हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो विच इज़ सेफ नाउ, इट इज़ वेरी सेफ। बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। मैंने कल एक पेशेंट का ऑपरेशन किया और वो बिल्कुल हर चीज़ फिट थी, सब कुछ था, 10 साल का बच्चा था, बेहोश करते BP हाई हो गया, 180 पे चला गया, जो कि विच इज़ आई हैव नेवर सीन इट। लेकिन कंट्रोल किया हमने, ठीक है, वो उससे परेशानी हुई, छोटी सी हुई, वो BP कंट्रोल किया, आज बच्चा बिल्कुल ठीक है। दैट ऑल, ये एक ऐसा चीज़ है जो सामने आएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, हम सब चेक करते हैं। तो अपने अपने डॉक्टर पे आपको भरोसा होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉन्सिलेक्टमी और ये जो आपकी एडोनोडेक्टमी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है,
कानों की बीमारी के अंदर एडेनोइड हम निकालते हैं, प्लीज़ उसको रुजू कीजिएगा, एक्सरे कराया करें। अपने बच्चे जो मुंह खोल के सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, बार बार गले में रेशा गिर रहा है, चेस्ट खराब हो रही है, एडेनोइड चेक कराया करें। हर चीज़ एलर्जी नहीं होती। तो वो आपको उम्मीद है समझ आई होगी। इस पर काम करें और अपने आसपास लोगों को अवेयर करें कि ये चीज़ करानी चाहिए अगर ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हर चीज़ ठीक रहेगी। थैंक यू।